हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की जो सीरीज चल रही है अभी हमारी, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी मैं उन सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन लिंक्स को फॉलो करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ये एक जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है हमारे, उनसे किस तरीके से अलग होता है। देखिए, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। ओके, तो होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, देखिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हमारी दो वाइंडिंग्स होती है ना। एक प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, सेकेंडरी हमारी जो सेकंड होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं। और इसमें एक कोर होता है जिसमें कि ये वाइंडिंग की जाती है दोनों की दोनों, और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो हमारा ट्रांसफार्मर ही है। तो हमें ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर से ही किए जाते हैं। अगर आपने इंटरव्यू दिए होंगे तो शायद आपको पता भी होगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा बाकी के नॉर्मल ट्रांसफार्मर से किस तरीके से अलग होता है। तो गाइस देखिए, जो हमारा, जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर, उसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल होती हैं। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में हमारी ओनली एक ही वाइंडिंग होती है, ओनली वन वाइंडिंग होती है इसमें। बाकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग ही हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को इसी प्राइमरी वाइंडिंग से टेपिंग करके हम आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। देखिए, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसी प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या काम करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें जितना भी आउटपुट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज का हमको रिक्वायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइमरी वाइंडिंग से टेपिंग कर लेते हैं, और टेपिंग करने के बाद हम आउटपुट निकाल लेते हैं। आउटपुट निकालने के बाद हम किसी रोटरी स्विच या फिर जो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर होता है, उससे हम अपना वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको जितना भी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक वोल्टेज जो कंट्रोलर होगा वो कंट्रोल करके हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो देखिए आपके घरों में शायद ही वोल्टेज स्टेबलाइजर हो। अगर आपके घरों में आजकल जो रेफ्रिजरेटर एंड जो हमारे एलसीडी एलईडीज जो आ रही हैं, उनमें इन वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर खुद ही वोल्टेज कंट्रोलर इनबिल्ड होता है। ठीक है, तो लेकिन पहले क्या था कि जो हमें रेफ्रिजरेटर लें या फिर जो हमारा टीवी होते थे, उनमें उनको मतलब उनकी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको ये वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज भी इंडिया में गाँव में क्या होता है, गाँव में आज भी एक कांस्टेंट सप्लाई नहीं आती है, वोल्टेज वेरी करती रहती है। तो गांव में उन लोगों को ये वोल्टेज स्टेबलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वोल्टेज काफ़ी वेरी होने लगती है, कभी वोल्टेज डाउन हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। तो उससे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो अप्लाइंसेस हैं, वो फेल हो सकते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा ये वोल्टेज स्टेबलाइजर। अगर आपने ये वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर आपके घर में है तो आप इन्हें खोल करके देखिए, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर रखा होगा। उस ट्रांसफार्मर का नाम ही ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो उस केस में उस ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि उसमें
उस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट निकल रखी है वो बहुत सारी आउटपुट निकल रखी है, ठीक है। कम से कम 8-9 आउटपुट इसमें से ट्रांसफार्मर से निकली होंगी, और सारे की सारी आउटपुट जो होंगी वो इस रोटरी स्विच, जो ये रोटरी स्विच है, सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं हम इसको, इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। इससे हम मैनुअल, जो ये वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये मैनुअल है, इसको हम मैनुअल सेट कर सकते हैं, हमको कितना वोल्टेज चाहिए इस वोल्टमीटर में हमको वोल्टेज शो हो जाएगा, तो यहाँ से हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे ऑटोमेटिक भी होते हैं, जो कि ऑटोमेटिक हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज को सेट कर देते हैं, यानी कि जितना भी हमारे अप्लायंसेज को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या काम करेंगे, हमको सेट वोल्टेज एकदम दे देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर भी हमारा वो ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। तो हम बात चल रही थी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है कि इसकी जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी को हम टेपिंग करके अलग से आउटपुट इसका ले लेते हैं। तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं हमारे, और ये काफ़ी यूज होने वाला हमारा एक डिवाइस है एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर इसके एडवांटेजेस की, तो गाइस देखिए एडवांटेजेस तो इसके काफ़ी है। जैसे कि हमारा इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो हमारा यही है कि सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है इसमें, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर जो होता है वो कम यूज होता है, ठीक है। अगर कॉपर कम यूज होगा तो सीधी सी बात है कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो जाएगी कॉपर को का अगर कॉपर का कम यूज होगा तो सीधी सी बात है इसका वेट एंड साइज दोनों कम हो जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे है ना, ओनली वन वाइंडिंग यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सिर्फ एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज की जाती है। उसी वाइंडिंग को हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेम वही वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उससे हम टेपिंग करके अलग अलग वोल्टेज हम ऑटो ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, स्टार्टिंग में मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का इस तरीके से आपको दिखाया था, तो जो वेरिएबल वोल्टेज जो होता है हमारा, वेरिएबल वोल्टेज हम अपना कंट्रोल ट्रांसफार्मर से भी ले सकते हैं। लेकिन कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे वो हमको क्या काम करते हैं, वो भी हमको आउटपुट में वेरिएबल वोल्टेज देते हैं, लेकिन उन ट्रांसफार्मर्स में हमको दो वाइंडिंग करनी होती है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हमको इन ट्रांसफार्मर में करनी होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ हमको एक ही वाइंडिंग से दोनों काम चल जाते हैं। अब अगर हम इस ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए अब होता क्या है कि दोनों, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स एक ही वाइंडिंग है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं, यानी कि वाइंडिंग तो एक ही होती है। जो हम ये टेपिंग करके आउटपुट निकाल लेते हैं तो हम इसको सेकेंडरी मान के चलते हैं, तो दोनों ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, चाहे हमारा ये लोड के कंडीशन में हो चाहे ये नो लोड के कंडीशन में हो, दोनों केस में हमारा ये शॉक लगने का खतरा इसमें हमेशा बना रहता है। और अक्सर आपने शायद देखा भी होगा, अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर है आपके घरों में तो कभी कभी वो करंट मारने लगता है, कभी कभी शॉक लगता है उससे, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की ही वजह से होता है। सेकंड, अगर हम बात करें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटरें होती हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटरों को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एज ए स्टार्टर भी यूज़ करते हैं। अब तो काफ़ी कम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, बट जो कभी मतलब कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से हम इसका वोल्टेज को, स्टार्टिंग वोल्टेज को हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं मोटर का, ताकि हमारी मोटर को हाई वोल्टेज और हाई करंट की वजह से मोटर डैमेज ना हो जाए हमारी, और इसलिए हम इंडक्शन मोटर को भी इसको एज ए स्टार्टर की तरह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूजेस हमने बता ही दिया आपको कि इसके यूजेस क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूजेस करते हैं। हम इसको सब स्टेशन में भी यूज़ करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड घरों के जो अप्लाइंसेज होते हैं, अप्लाइंसेज के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारी लेबोरेटरीज होती है ना, जो हम टेस्टिंग जहाँ भी, मतलब जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की लेबोरेटरी हो, वहाँ पे भी हम वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज़ करते हैं हम अपने इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी गाइज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। आई होप कि आपको पता लग गया होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, पता चल गया होगा। बाकी की जो इसकी वर्किंग है, वर्किंग एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह ही एक ऑटो ट्रांसफार्मर की भी वर्किंग होती है सेम। ये भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं और हमें आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकें। और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।